I am Suraj Kumar and now you are watching the YouTube channel The Bright Educons. Okay, let us start our lecture. तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, जिसका मतलब होता है संसाधन एवं विकास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संसाधन एवं विकास। ये क्लास 10th की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है समझने वाले, ठीक ना। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स पर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ओके, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो आप अपने सामने बुक निकाल लें या फिर कॉपी पेन निकाल लें, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे आप नोट करते जाइए। क्योंकि सिंपली आप जैसे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं वगैरह वगैरह, तो आप इस तरह से वीडियो देखेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। और हमारा मेन फोकस होगा एनसीईआरटी बुक पर, क्योंकि बच्चे इधर उधर ज्यादा देखते हैं और एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, जिससे कारण उनको एग्जाम में क्वेश्चन डील करने में परेशानी आती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले संसाधन क्या है। ठीक, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संसाधन क्या है। तो कोई भी ऐसा वस्तु जो कि ह्यूमन नेसेसिटी को क्या करता है, पूरा करता है, मानव जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, एक संसाधन है। लेकिन अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो आपको इतना तो काम चलने वाला है नहीं। तो आपको एनसीईआरटी बुक में आपका पहला पैराग्राफ ही आपका डेफिनेशन है, इसको आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ लाइन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, ठीक, और आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। इतना तो भाई आप डेफिनेशन कंप्लीट कर ही लो। ओके, तो अब यहाँ पर तीन बातें आई। तीन बातें पर संसाधन का विकास डिपेंड करता है। कौन कौन सी बात है? तो पहला हमारा आंसर है संसाधन किन किन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला हमारा नेचर, प्रकृति, मतलब ठीक। तो प्रकृति पर संसाधन किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक। क्योंकि नेचर में जितना भी ऑब्जेक्ट पाया जाता है सब तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। क्योंकि संसाधन कब कोई एक वस्तु होता है, जब हम उसका यूज करते हैं, जब हम उसका उपयोग करते हैं, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन यानी ऑब्जेक्ट कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। अगर प्रकृति में वो ऑब्जेक्ट नहीं उपलब्ध होता तो क्या हम संसाधन बना पाते हैं? नहीं। इसलिए संसाधन किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी ऑब्जेक्ट संसाधन नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल है, बहुत सारे खनिज हैं, तो क्या बिना टेक्नोलॉजी के हम उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब तक हम उसे टेक्नोलॉजी से नहीं निकालेंगे, उसे नहीं बढ़िया से तैयार करेंगे और उसे मानव के उपयोग के लायक नहीं बनाएंगे, तब तक क्या वो संसाधन कहलाएगा? नहीं। इसलिए संसाधन किस पर निर्भर करता है, संसाधन टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है। और तीसरा हमारा संस्था। संस्था पर कैसे निर्भर करता है? जब प्रकृति हो ही गया, प्रौद्योगिकी हो ही गया, तो प्रौद्योगिकी से तो क्या हो रहा है कि हम हमारी जरूरतों को पूरा करने योग्य बना दिया जाता है। तो फिर संस्था का क्या जरूरत है? संस्था पर ये संसाधन कैसे डिपेंड कर रहा है? तो चूंकि टेक्नोलॉजी कैसे होगा तैयार, टेक्नोलॉजी जब तक एक संस्था नहीं होगा मानवों का ग्रुप का, जब तक मानव के समूह का एक संस्था नहीं होगा, एक संगठन नहीं होगा, तब तक क्या संस्था बनेगा? नहीं। अब संस्था ही नहीं होगा तो प्रौद्योगिकी कैसे बनेगा? तो इसलिए संसाधन किस पर निर्भर करता है, संस्थाएं पर भी निर्भर करता है। तो तीसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया, संस्थाएं। ओके, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम जानेंगे कि कैसे मानव इन तीनों के साथ संसाधनों का विकास करता है। संसाधन का रूपांतरण का प्रक्रिया क्या है कि कोई भी वस्तु को बदल करके संसाधन में बना देते हैं हम लोग। तो ह्यूमन है ना, ह्यूमन बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी है, ठीक ना। तो ह्यूमन क्या करता है, मानव क्या करता है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ प्रक्रिया करता है। जैसे प्रकृति में बहुत सारे वस्तु पाए जाते हैं, ठीक। तो प्रौद्योगिकी द्वारा उस पर क्या करता है, क्रिया करता है, उस पर प्रयोग करता है और क्या करता है, पहले मानव क्या करता है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और फिर अब प्रौद्योगिकी द्वारा क्या किया, प्रकृति के साथ तो क्रिया कर लिया, लेकिन अब वो अपना क्या करेगा, अब वो अपना फायदा भी तो देखेगा। तो वो आर्थिक विकास की गतिविधि को तेज करने के लिए क्या करता है, संस्था का निर्माण करता है, ठीक ना। तो ये लाइन भी हमें याद रखना होगा, ठीक है, यहाँ पर है। अब बोला जाएगा, अगला लाइन बोल रहा है एनसीईआरटी कि क्या संसाधन जो है प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार है। हमको तो नहीं लगता कि नहीं है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे अभी भी वस्तुएं हैं जो हमारे संसाधन नहीं है। क्योंकि संसाधन कब कहलाते हैं, जब हम उसे मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने योग्य बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी वस्तु कोई भी संसाधन प्रकृति का उपहार नहीं है, ठीक है। तो आगे अब हम समझेंगे। अब देखो कि मानव क्या कर रहा है, मानव हर चीज में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्या मानव एक संसाधन नहीं हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं टीचर से, डॉक्टर से हम लोग क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं, तो क्या वो संसाधन नहीं है, क्योंकि हम भी तो उनका उपयोग कर रहे हैं। तो हाँ, मानव भी एक संसाधन है। तो मानव संसाधन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि मानव क्या करते हैं, मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तुओं को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और फिर क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अगर मानव न रहे तो इन सब का उपयोग हो पाएगा, इसलिए क्या है, मानव भी एक संसाधन है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि संसाधन है, हर चीजों का तो वर्गीकरण होता है, हर चीजों का क्लासिफिकेशन होता है। तो संसाधन का भी तो क्लासिफिकेशन होता होगा, ठीक है, हाँ होता है। लेकिन हर चीज का जब क्लासिफिकेशन होता है तो उसका कुछ आधार लिया जाता है, कुछ एक प्रॉपर्टी लिया जाता है, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, किसी चीज को अलग किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। तो संसाधन को भी क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो इसके 4 बेसिस हैं, 4 बेसिस पर इसको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना। सबसे पहला हमारा बेसिस क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ कि कैसे उत्पन्न हुआ है, वो जीवित है या निर्जीव है। तो वैसे संसाधन जो हम जीवित प्राणियों से मिलता है, ठीक ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैव संसाधन, ठीक। तो इसका पहला हो गया क्या, जैव संसाधन। इसे बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक। अब दूसरा जीवित प्राणी, तो दूसरा हमारा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किससे प्राप्त हो रहा था, जीवित प्राणियों से प्राप्त हो रहा था, ठीक। अब दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। तो अजैव किससे होगा, निर्जीव वस्तुओं से होगा प्राप्त। ठीक, अब दूसरा हमारा बेसिस है, दूसरा आधार है कि रिन्यूएबिलिटी, ठीक। क्या है, रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी इसका मतलब क्या है, रिन्यूएबिलिटी देखिए, ये हमारा बेसिस है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो री मतलब होता है अगेन, पुनः, न्यू मतलब नया, एबिलिटी जो कि योग्य हो, तो जिसे नया करने योग्य हो, मतलब जिसे पुनः तैयार किया जा सकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरण संसाधन। तो इसका क्या हो गया,
नवीकरणीय संसाधन। ठीक ना, इसका इंग्लिश होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, अब एक है कि नवीकरणीय, तो एक नवीकरणीय यानी कि क्या, कि उसे पुनः तैयार किया जा सकता है। तब एक पुनः तैयार किया जा रहा है, तो दूसरा क्या हो सकता है कि जिसे पुनः तैयार नहीं किया जा सकता हो, है कि नहीं। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम लोग, अनवीकरणीय। सॉरी, इंग्लिश होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो अब हम अगले बेसिस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा बेसिस है हमारा स्वामित्व के आधार पर। ठीक, सॉरी, ठीक है ना। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में वर्गीकृत किया गया। तो स्वामित्व मतलब क्या, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। ठीक ना, तो किसी चीज पर एक आदमी का अधिकार हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के समूह का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सरकार का हो, या फिर हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सरकार का हो, है कि नहीं। तो इसे इस आधार पर 4 भाग में वर्गीकृत किया गया। तो पहला हमारा क्या है, दिया गया है व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, दूसरा हमारा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक है तीसरा है, चूंकि सरकार के हाथ में है तो इस संसाधन को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा हमारा है, चूंकि अब ये तो सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के हाथ में इसका अधिकार होता है। ठीक ना, तो इसलिए हम लोग क्या इसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इन बेसिस को याद रखना होगा कि बेसिस पे कौन से संसाधन किस में वर्गीकृत हुआ है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनका एग्जांपल समझते हैं। ठीक ना, तो व्यक्ति संसाधन क्या हुआ, जैसे ये मेरा बुक है, तो ये क्या है, मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक, ये मेरा स्केच है, तो ये मेरा क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन समझ लिए। सामुदायिक संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिस पर लोगों के समूह का अधिकार होता है। ठीक ना, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे एनएस कॉलेज का प्लेग्राउंड, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, सभी लोग खेलते हैं, तो इसलिए क्या है, सभी का अधिकार है, तो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे शमशान घाट, तो शमशान घाट पे क्या है, वो सभी लोग जला सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे कि सार्वजनिक पार्क, ठीक है, तालाब इत्यादि। जैसे कि मस्जिद मंदिर, तो वहां भी लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। ठीक, तो वो भी क्या हुए, सामुदायिक संसाधन हुए। ठीक, अब तीसरा हम चलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है ना, कि जिस पर सरकार का अधिकार हो। ठीक ना, तो जैसे मान लेते हैं कि हम घर पे रह रहे हैं, ठीक, तो घर के नीचे मान लेते बाई चांस सोना निकला, अब सरकार को पता चला, तो सरकार क्या करेगी, उसे जब्त कर लेगी, उसे अधिकार कर लेगी। ठीक ना, तो इसे अधिकार करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसे हम शहरी प्राधिकरण कहते हैं। ठीक ना, तो वो क्या करती हैं कि देश के हित में, अगर मान लो कि यहाँ पे सोना निकला, तो ये सोना क्या होगा, देश के कोष में चल जाएगा, देश के फंड में चला जाएगा, वो क्या होगा, सभी लोगों के हित में उसका इस्तेमाल होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि राष्ट्र के बाहर जितने भी संसाधन हैं,
जैसे समुद्र वगैरह में, तो वो सब क्या है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे समुद्र में बहुत ज्यादा दूरी समुद्र में क्या है, वहां पर मान लो कि कोई चीज का कोई खनिज निकला, जैसे मैग्नीज का निकल गया, ठीक, तो ऐसे संसाधन पर किनका अधिकार होता है, अंतरराष्ट्रीय संस्था का उस पर अधिकार होता है, ठीक। तो ऐसे संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो हम अपने नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं। तो अब हमारा चौथा बेसिस है विकास के स्तर पर, ठीक ना। तो चौथा हमारा बेसिस क्या है, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक, तो विकास के स्तर के आधार पर हमारा पहला क्या है, पहला संसाधन है संभावी संसाधन। विकास के स्तर के आधार का मतलब क्या हुआ, मतलब कि कैसे संसाधन विकास किया गया है। अब मान लेते हैं कि किसी प्रदेश में संसाधन सिर्फ है लेकिन उसका अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ, मतलब हम उसका उपयोग नहीं बढ़िया तरह से कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन किसी अलग पार्ट में आएंगे, ठीक। अगर हम उसके बारे में सब चीज पता कर लिए हैं लेकिन हमें टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अलग पार्ट में रखाएगा। अगर यदि हमारे पास सभी चीज मौजूद है लेकिन हम उसका उपयोग धीरे धीरे सीमित पैमाने पे कर रहे हैं, मतलब हम उसको अभी बचा के रख रहे हैं ताकि हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो अलग पार्ट में आएगा, ठीक ना। तो पहला हमारा है संभावी संसाधन, ठीक ना। ठीक, पहला हो गया हमारा क्या, संभावी संसाधन। दूसरा हमारा संसाधन है विकसित संसाधन, ठीक ना। ठीक, तीसरा हमारा है भंडार, ठीक ना। भंडार का मतलब जो हम रख रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम अपने घर में अनाज क्या कर रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, उसको धीरे धीरे उपयोग कर रहे हैं। मतलब क्या, अब अगर हम बोले किसी से कि हमने अपने घर में अनाज रख लिया है खाने पीने में, मतलब हमने क्या किया, अपने घर में स्टॉक रख लिया है, भंडार रख लिया है, ठीक। तो तीसरा हमारा क्या है, भंडार, जिसका इंग्लिश होता है क्या, स्टॉक, ठीक। चौथा हमारा होता है संचित कोष। अब संचित कोष क्या है भाई, इसको समझते हैं हम। इसका इंग्लिश होता है एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक ना। अब देखो संचित कोष को हम लोग समझते हैं क्या है। अब स्टॉक मतलब भंडार, जिसका हम रखे हुए हैं लेकिन अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, तो वो किस में आ गया, स्टॉक में आ गया, भंडार में आ गया। लेकिन अब देखो एक्यूमुलेटेड फंड क्या है, संचित कोष। अब देखो एक्यूमुलेशन वर्ड का मतलब होता है ना जमा करना, ठीक ना। तो एक्यूमुलेटेड मतलब क्या हुआ, जमा हुआ, मतलब संचित का वर्ड का मतलब क्या हो गया, जमा किया गया, ठीक ना। अब फंड, फंड मतलब जानता है कि सरकार से क्या आ रहा है, फंड आ रहा है, मतलब कोष आ रहा है। फंड वर्ड आपको हर जगह मिलेंगे, इकोनॉमिक्स आप पढ़िए, ठीक, उसमें भी आपको फंड मिलेंगे। फंड मतलब ये कोष वर्ड बहुत मिलेगा, ठीक ना। तो कोष का मतलब होता है फंड, फंड तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो संचित कोष यानी एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक ना। तो पैसा संसाधन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन सीमित पैमाने पर, ठीक ना, और उसको भविष्य के लिए हम बचा के रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड। क्योंकि फंड का उपयोग किस लिए किया जाता है, भविष्य में आने वाले दिक्कतों को पूरा करने के लिए, ठीक ना। तो एक्यूमुलेटेड फंड में कैसे आ जाएगा, जैसे बांध में जमा हुआ, क्या जमा किया गया, जल, ठीक है। तो हम आगे अब बढ़ते हैं एक चार्ट पर, संसाधन के एक चार्ट को इन भागों में, ठीक है ना, वर्गीकृत किया गया है, ठीक। तो जो बेसिस है वो तो आपको याद ही रखना, प्लस इस चार्ट को भी याद रखना, ठीक ना। तो संसाधन को सबसे पहले बांटा गया किस आधार पर, कि वो प्राकृतिक है या फिर मानवीय है, ठीक ना। तो प्राकृतिक नेचर में जो प्राप्त हो रहा है वस्तु, उसका यूज करके बनाने वाले संसाधन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्राकृतिक संसाधन, ठीक ना। तब मानवीय संसाधन में क्या है, तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी तो एक संसाधन है ना, इसलिए ह्यूमन को क्या किया गया, मानवीय संसाधन बोला गया, ठीक ना। तो प्राकृतिक और मानवीय, ठीक। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है,
प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हमें नेचर से मिलता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटा गया, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ये तो आप समझ चुके हैं कि नवीकरण योग्य क्या है, जिसे पुनः क्या किया जा सकता है, नवीकृत किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय योग्य। और जो कभी भी नहीं उत्पन्न किया जा सकता है वापस, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय, मतलब कि उसके निर्माण में लाखों वर्ष लग सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए नवीकरण योग को किस आधार पर बांटा गया, तो इसका दो आधार पर बांटा गया, ठीक ना, जैव और अजैव, ठीक। वो जीवित है या फिर अजीवित, ठीक ना। तो एक अजैव में बांटा गया और एक जैव में बांटा गया, ठीक। तो अब जैव को हम समझ लेते हैं, तो जीवित में क्या हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है या तो एनिमल हो सकता है। तो प्लांट में क्या आ गया, प्राकृतिक वनस्पति, और एनिमल में क्या आ गया, वन्य जीव, जीव जंतु वगैरह, ठीक है। अब अजैव में, अजैव को कहा जाता है सतत एवं प्रवाह, ठीक ना। तो जो लगातार और बहने वाला चीज है, ठीक ना, जैसे पवन, हवा और जल। जल क्या बहने वाला लगातार, हवा भी क्या लगातार बहने वाला, तो इसलिए इसको किस में रखा गया, अजैव संसाधन में, ठीक। अब देखो अनवीकरणीय योग्य, ठीक ना। तो अब अनवीकरणीय योग्य जैसे बहुत सारे धातु हैं, सोना, चांदी, लोहा, ठीक ना। तो उनको क्या करते हैं हम लोग, रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं फिर से। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे हम, पुनः चक्रीय, ठीक। चक्रीय मतलब क्या, रिसाइकलिंग, ठीक ना। अब अचक्रीय संसाधन, अब कोयला को हम लोग एक बार यूज कर लेंगे तो क्या हम उसको पुनः रिसाइकल करके हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे संसाधन को किसमें रखा गया, अचक्रीय में, ठीक है। तो ये चार्ट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं संसाधनों के प्रकार पे, ठीक ना। तो पहले हम टाइप्स देखें कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब उन टाइप्स को अच्छी तरह से हम डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। तो पहला हमारा बेसिस क्या था, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने संसाधन होते हैं, दो होते हैं, ठीक। पहला क्या था हमारा, जैव संसाधन, दूसरा क्या था, अजैव संसाधन, पहला हमारा जैव संसाधन। तो जैव संसाधन को हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन हुए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक। तो जैव संसाधन क्या कहते हैं, तो जो हमें जीवित प्राणियों से मिलते हैं, जैसे दूध, मीट, अंडा, ठीक है ना। तो ये सब संसाधन क्या है, जैव संसाधन है, ठीक ना। अब अजैव संसाधन समझते हैं, तो वैसे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। जैव संसाधन को तो एग्जाम्पल हम समझ लिए, अब अजैव संसाधन का एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे पेन, पेपर, इटीसी, क्या है, ये सब अजैव संसाधन है, ठीक है, ओके। अब अगला हमारा बेसिस क्या था, रिन्यूएबिलिटी, मतलब नवीकरणीयता। तो इसके आधार पर दो भेद होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीयता के आधार पर कौन कौन संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। नवीकरणीय संसाधन का डेफिनेशन क्या है, तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाए, पुनः नवीकरणित किया जा सके, वे संसाधन क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल इसमें क्या है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। क्योंकि आपको चार्ट जब तक नहीं याद रहेगा इसके एग्जाम्पल अच्छे से नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपको चार्ट पूरी बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक। और इन संसाधन, चूंकि ये नवीकरणीय संसाधन है, इसे पुनः पूरा किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ओके, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा संसाधन क्या है, दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिनके निर्माण में भूवैज्ञानिक, वैसे संसाधन जिनके विकास में एक लंबा भूवैज्ञानिक अंतराल का समय लगता है, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं लोग, अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पर एक वर्ड आया क्या,
वैज्ञानिक अंतराल के बाद तो वैसे संसाधन जिनके विकास में एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ठीक ना। तो अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि भूवैज्ञानिक अंतराल क्या है, ठीक ना। तो हम इसे समझते हैं। तो ये एक टाइम है, ठीक ना। इसका इंग्लिश होता है जियोलॉजिकल इंटरवल, ठीक ना। अब जियोलॉजिकल इंटरवल क्या है? चूंकि हम ये टाइम जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसके क्या बोले जियोलॉजिकल इंटरवल। मतलब क्या कि एक बहुत ही लंबा समय, बहुत ही लंबा टाइम पीरियड, ठीक ना, जो कि क्या हो लाखों वर्ष जिसमें लगता हो, ठीक ना। तो वैसे संसाधन जिनके विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। भूवैज्ञानिक अंतराल क्या है? तो जियोलॉजिकल इंटरवल, ठीक। ये एक तरह का समय का अंतराल है जो कि लाखों वर्ष को डिनोट करता है, ठीक है। तो अगला हमारा बेसिस क्या था? अगला हमारा बेसिस था स्वामित्व के आधार पर, ठीक ना। तो तीसरा बेसिस हमारा क्या है? स्वामित्व के आधार पर, ठीक ना। तो स्वामित्व के आधार पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 4 टाइप के होते हैं संसाधन, ठीक ना। तो पहला संसाधन क्या था? हमारा व्यक्तिगत संसाधन था, ठीक। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन क्या है कि वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक ना। निजी व्यक्ति मतलब एक पर्सनल, निजी का मतलब होता है पर्सनल, ठीक ना। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार होता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। मतलब उसके संसाधन पर किसी और का अधिकार नहीं है, ठीक ना। जैसे क्या हो सकता है? जैसे हमारा घर हो सकता है, ठीक। जैसे बाग हो सकता है, बाग बगीचा। उसमें क्या बाग बगीचा में अगर जो पेड़ लगा हुआ उसमें से कोई और फल तोड़ कर खा सकता है? नहीं, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन हमने समझ लिया। अब दूसरा संसाधन हमारा क्या है? सामुदायिक संसाधन, ठीक। तो दूसरा संसाधन है हमारा सामुदायिक संसाधन, ठीक। तो सामुदायिक संसाधन जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं कि वैसा संसाधन जिस पर कुछ लोगों के समूह का अधिकार हो, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे हमारा हो गया फील्ड, प्लेग्राउंड, पार्क, पिकनिक स्थल, ठीक ना। तो ये सब क्या है? हमारा सामुदायिक संसाधन के अंदर आते हैं। मंदिर मस्जिद भी हमारे सामुदायिक संसाधन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझ चुके हैं। तो अगला हमारा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। तो राष्ट्रीय संसाधन हम लोग समझते क्या है? तो बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, ठीक ना। तो किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, ठीक। तो राष्ट्रीय संसाधन में देश की सरकार को ऐसा कानूनी अधिकार होता है कि वो निजी संसाधन को भी राष्ट्र के हित में क्या कर सकता है? अधिकृत कर सकता है, जब्त कर सकता है, ठीक ना। तो यह काम कौन करता है? शहरी प्राधिकरण, ठीक ना, शहरी विकास प्राधिकरण। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार क्या किया है? भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया हुआ है। शहरी विकास को सरकार ने ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है?
देश की सरकार को ऐसा कानूनी अधिकार होता है कि वो निजी संसाधन को भी राष्ट्र के हित में क्या कर सकता, अधिकृत कर सकता। तब सरकार ही तो उस चीज को अधिकृत नहीं करेगा, तो सरकार ने इस चीज का अधिकार एक संस्था को दिया गया, ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, शहरी विकास प्राधिकरण कहते हैं, ठीक, जिसका इंग्लिश होता है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक ना। तो यूडीए के पास क्या होता है, ऐसा अधिकार होता है कि किसी भी निजी संसाधन को राष्ट्र हित में क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, ठीक ना। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला हमारा संसाधन है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। तो राष्ट्रीय संसाधन में कुछ सीमा तो होगा ना, तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है हमारा दिया हुआ, जैसे सारे खनिज पदार्थ, ठीक, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमा के अंदर सारी भूमि, ठीक ना। तो अब जो हमारा देश है उसका जो बॉर्डर है उसके अंदर जितने भी सारे भूमि है क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक। और क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर क्या देश के भूमि के बाहर समुद्र में भी इसका अधिकार होता है, राष्ट्रीय अधिकार, तो हाँ होता है, लेकिन उसका कुछ दूरी है कि हाँ इतना ही तक होगा, ठीक ना। तो तट रेखा से कितना दूर, 22.2 किलोमीटर दूर, ठीक ना। महासागरीय क्षेत्र बोला जाता है, तो इसे इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है भूभागीय समुद्र, ठीक ना। तो भूभागीय समुद्र का मतलब क्या है कि जो हमारा, जैसे हम समझते हैं, ठीक ना, जैसे ये हमारा इंडिया का फिगर है, ठीक, तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, कोस्टल रीजन है, तट रेखा है, तो यहाँ से 22.2 किलोमीटर तक जितना भी संसाधन पाया जाएगा ना, वो राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आएगा, ठीक, समझ गए। तो अब हम अगले संसाधन पर चलते हैं। तो अगला संसाधन है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन को हम समझते हैं कि क्या है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन बुक में कह रहा है कि तट रेखा से 200 समुद्री मील दूरी, ठीक ना। तो मतलब कि जो हमारा नॉर्मल, जो हमारा तट रेखा है, ठीक ना, वहां से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर जो किसी भी देश कोई भी संसाधन मिलता है ना, तो उस पर किसी देश की राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, ठीक ना, सरकार का अधिकार नहीं होता, उस पर किसका अधिकार होता है, कोई पूछेगा, ठीक ना। तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है, ठीक ना, पूरे देश के लिए, पूरे जितने भी वर्ल्ड वाइड देश होते हैं उनके लिए एक संस्था होती है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्था, ठीक ना। तो उसका अधिकार चलता है उन संसाधनों पर, ठीक ना। तो किसी भी देश से क्या 200 मील समुद्री मील, अब समुद्री मील पूछेगा तो समुद्री मील क्या है, तो हम पहले समुद्री मील को समझते हैं, ठीक। समुद्री मील क्या है, समुद्री मील एक तरह का यूनिट है, जैसे आप लोग साइंस में पढ़ेंगे 9th क्लास में कि एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, एफपीएस यूनिट है, ठीक ना। तो उसी तरह से ये भी एक तरह का क्या है, यूनिट है समुद्र की लेंथ को मापने का, ठीक ना। तो एक समुद्री मील बराबर होता है बराबर 1.8, लगभग 1.8 किलोमीटर, ठीक है, ओके, समझ गए समुद्री मील क्या होता है, ठीक। 1.8 लिखा गया था, 1.6 होता है, ठीक ना। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर लगभग, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं कि 200 समुद्री मील से बाहर, ठीक ना, समुद्री क्षेत्र में क्या है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अगर किसी भी देश को वहां से अगर संसाधन को लेना भी है ना, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था की परमिशन के बगैर नहीं ले सकता, ठीक ना। तो आगे नोट्स में दिया हुआ है कि भारत का हिंद महासागर में एक मैंगनीज, नीचे तलहटी में मैंगनीज ग्रंथि को निकालने का अधिकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक वर्ड आया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक ना। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र समझते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र,
अब समझते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है, ठीक। तो मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है, मतलब वहां से मैंगनीज को निकालने का अधिकार है। वो अधिकार किससे मिला है? अंतरराष्ट्रीय संस्था से। लेकिन अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर, इसका मतलब क्या हुआ? तो वैसा क्षेत्र जहां पर किसी भी सरकार का जो व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, उसका रूल्स जो होता है ना, वहां पर काम नहीं करता है। जैसे अब किसी भी मजदूर से कितना काम करवाना है, उसको कितना वेतन देना है, वहां पर कैसे हमारा व्यापार होगा, कितने रेट पर चलेगा, ठीक ना। तो ये सब क्या होता है, वहां पर किसी भी देश का नियम वहां पर लागू नहीं करता, वहां पर एक अपना नियम होता है, ठीक। समझ गए? तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे हमारे टॉपिक पर। चौथा हमारा टॉपिक है कौन से बेसिस पर? तो विकास के स्तर के आधार पर, ठीक ना। तो अभी हम लोग 3 बेसिस पढ़ लिए हैं, चौथा बेसिस हमारा क्या है? विकास के स्तर के आधार पर, ठीक। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ओके। तो पहला क्या है हमारा? पहला हमारा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन है क्या है? संभावी संसाधन, ठीक। यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक। तो संभावी संसाधन क्या है? तो यह वैसा संसाधन होता है जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान होता है, जो किसी भी प्रदेश में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाता है। मतलब कि भविष्य में उसका विकास होगा तो उसका क्या हम कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? संभावी संसाधन। जैसे डेफिनेशन में देखिए, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं हम लोग? संभावी संसाधन, ठीक। जैसे उदाहरण देखते हैं, हम लोग राजस्थान का तो नाम सुने ही है, ठीक ना। तो गुजरात और राजस्थान में क्या है? बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर रेगिस्तानी इलाका, ठीक ना। तो वहां पर सूर्य का जो किरण होता है ना, वहां पर डायरेक्ट पड़ता है, ठीक। तो वहां पर सौर ऊर्जा और वायु पवन ऊर्जा है ना, उसकी बहुत ही संभावना जाती है। मतलब कि वहां से क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, ठीक। वहां पे सौर ऊर्जा का यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उसका क्या किया गया? अच्छी तरह से यूज नहीं किया गया, मतलब यूज ही नहीं किया गया, ठीक ना। तो यूज नहीं किया गया, इसलिए इससे कौन से संसाधन कहते हैं? संभावी संसाधन, ठीक है। दूसरा हमारा संसाधन है विकसित संसाधन, ठीक। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? विकसित संसाधन, ठीक। तो विकसित संसाधन को हम लोग समझते हैं कि विकसित संसाधन है क्या, ठीक ना। तो विकसित संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया गया है, मतलब सर्वेक्षण मतलब क्या? उसको खोजा गया, उसका जांच किया गया कि कितने मात्रा में है, उसका गुणवत्ता क्या है, ठीक ना। तो वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित किया जा चुका है। मतलब कि किसी, हम मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण किया, ठीक ना, जांच पड़ताल किया, वहां हमें संसाधन मिला और उस संसाधन का हम लोग पता लगा लिया कि ये संसाधन की इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये अच्छे गुण वाले हैं, ठीक, और ये इतने समय तक चल सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन को क्या हम लोग बोलते हैं? विकसित संसाधन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल 2 बुक में नहीं दिया गया, ठीक ना। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, ठीक। तो संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक ना। तो संसाधन का विकास कब होगा? टेक्नोलॉजी जब रहेगा तब, ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब संभाव्यता मतलब क्या है? कार्य करने की क्षमता, मतलब वो कितना दिन तक चल सकता है। अब मान लो कि हम ऐसा संसाधन खोज के जो 1 दिन तक चल सकता है, उसको निकालने में मेरा क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तब उसको निकालेंगे क्या? वो एक संसाधन हुआ, उसका यूज हो पाएगा नहीं ना। तो उस संसाधन को हम विकसित संसाधन नहीं मानेंगे, ठीक। तो संसाधन के विकास के लिए कौन कौन चीज भी जरूरी है? क्या जरूरी है? टेक्नोलॉजी और फिर क्या? संभाव्यता, ठीक है। अब तीसरा हमारा संसाधन है
भंडार, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो भंडार का क्या मतलब है, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक ना, परंतु अभी उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जैसे कि हम लोग विकसित संसाधन में देखें कि संसाधन का विकास किस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। और भंडार क्या है कि वैसा संसाधन जो कि पर्यावरण में उपलब्ध होता है, हमें उसके बारे में पता है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, ठीक ना, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे, भंडार, ठीक। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग जल का नाम सुने, ठीक, जल पीते भी हैं। जल किन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ जान रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ऊर्जा का बहुत ही एक अच्छा सोर्स है, ठीक ना, एक अच्छा स्रोत है। तो इसलिए क्या बन सकता है, एक अच्छा संसाधन बन सकता है। लेकिन अभी क्या है, हमको इससे ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, ठीक, इसलिए हम इसे किसमें शामिल किए हैं, भंडार में, ठीक ना। अब चौथा हमारा आता है संचित कोष। यानी एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक। अब संचित फंड यानी एक्यूमुलेटेड फंड, एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है, जमा किया हुआ, हम बता चुके हैं पहले, और फंड मतलब समझ रहे हैं। तो संचित कोष क्या होता है, तो यह संसाधन भंडार का हिस्सा है। मतलब क्या भंडार का हिस्सा है, मतलब कि ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि क्या पर्यावरण में उपलब्ध भी है, उससे हमको एनर्जी निकालने के लिए क्या टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग बस अभी सीमित पैमाने पे कर रहे हैं, बस थोड़े से ही, ताकि हम उसका क्या कर सकते हैं, भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, संचित कोष। जैसे क्या, बांध में जल, संग्रहित जल, ठीक। उसके बाद क्या है, दूसरा वन, जैसे जंगल, ठीक। ये सब किस में आते हैं, संचित कोष में, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसाधनों का विकास, इसे हम करते हैं, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर काफी लंबा हो रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एक बात है कि सर का आप लोग वीडियो व्यू नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, कृपया इस पर ध्यान दें, ठीक है।